नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विजन 2047 को लेकर 24 घंटों की नॉन स्टॉप चर्चा जारी रही, जिस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के विकास का खाका खींचा। उन्होंने न सिर्फ प्रदेश को विकसित भारत का अग्रदूत बनाने का संकल्प दोहराया, बल्कि विपक्षी दलों यानी कि खासकर समाजवादी पार्टी पर तीखे प्रहार किए। हालांकि विपक्षी दल भी अपने आरोपों पे पीछे नहीं हटा। विपक्ष ने इस दस्तावेज पर सवाल उठा दिए हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा, सरकार 2047 का सपना दिखा रही है, लेकिन 2017 और 2022 के वादों का आखिरकार क्या हुआ? पहले आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा में चलते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में हाल ही में एक खास 24 घंटे का सत्र आयोजित किया गया। वहीं इस सत्र में सरकार ने विकसित उत्तर प्रदेश 2047 नाम से अपना विजन डॉक्यूमेंट पेश किया। सरकार का दावा है कि ये दस्तावेज अगले 22 सालों में प्रदेश को आत्मनिर्भर, विकसित और हर क्षेत्र में नंबर 1 बनाने की दिशा में एक रोड मैप है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रियों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, किसानों की आय और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। क्यूआर कोड स्कैन कर आम जनता से सुझाव भी मांगे गए। मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि हर नागरिक को इस विजन से जुड़ना चाहिए। 17 के बाद डबल इंजन की सरकार ने कानून का राज स्थापित, अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस, उद्योगों के लिए सुरक्षित वातावरण और निवेशकों का ड्रीम डेस्टिनेशन, जल थल नभ की बेहतरीन कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो से जुड़ा, किसानों के खातों में सीधे सहायता जाना, युवाओं के हाथों में कौशल और रोजगार, सरकारी नौकरी हो या लाभार्थी परक योजनाओं का क्रियान्वयन बिना भेदभाव और बिना तुष्टीकरण के, सबकी संतुष्टिकरण के। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यह प्रदेश की दशा और दिशा दोनों को बदलने में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन की है। हालांकि विपक्ष ने इस दस्तावेज पर सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि सरकार 2047 का सपना दिखा रही है, लेकिन 2017 और 2022 के वादों का क्या हुआ? उन्होंने इसे 22 साल का लॉलीपॉप बताया है। तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार को विजन नहीं, रीजन डॉक्यूमेंट लाना चाहिए, जिसमें बताया जाए कि अब तक क्या किया गया है। यह 2047 विजन असल में 2025 की नाकाबी को 22 साल तक धकेलने का रोड मैप है। भाजपा का मतलब भविष्य का झंझना, वर्तमान का उजड़ा चमन जनता अब समझ चुकी है। जिन्हें आज की भूख नहीं दिखती, उन्हें कल का सपना मत खरीदना। समाजवादी सरकार ने जो काम किया वही आज भी यूपी की पहचान है। भाजपा बस उस पर रंग रोशन और जुमले चढ़ा रही है। इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं कहता हूँ, 2047 के सपनों की दुकान बंद कीजिए। कि भारतीय जनता पार्टी ने जो विजन 2047 लाए हैं, इससे स्पष्ट हो गया है कि ये अपने कार्यकाल में पूर्ण रूप से फेल रहे हैं। ये अपने कार्यकाल की उपलब्धियां बताने के स्थान पर बता रहे हैं कि 22 साल बाद हम क्या करेंगे, और जो आज स्थितियां हैं उस पर कहीं कोई बात नहीं कर रहे हैं। 11 साल पहले कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, अब ये नहीं बता रहे हैं कि अच्छे दिन आए कि नहीं आए और आएंगे कि नहीं आएंगे। कांग्रेस के नेता राधा मिश्रा ने भी कहा है कि सरकार का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं से हटाने के लिए एक प्रचार अभियान है। सरकार ले आई है, पर उस विजन डॉक्यूमेंट में विजन है ही नहीं।
जिस तरह से लगातार सरकार के मंत्री उस अपनी बात को रख रहे हैं, वो या तो ये बता रहे हैं कि पुरानी सरकारों ने क्या किया, या ये बता रहे हैं कि उन्होंने वर्तमान आज की तारीख में वो क्या कर रहे हैं, क्या विजन है उनका आगे। चाहे स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, शिक्षा की बात कर लीजिए, आप रोजगार की बात कर लीजिए, किसी भी मुद्दे पर कोई भी ये नहीं बता पा रहा है कि उसका आगे का विजन क्या है। तो विजन तो है ही नहीं है, तो केवल अपनी वाहवाही लूटने के लिए सरकार ने ये 24 घंटे का समय रखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि कुछ लोग कुएं के मेढक की तरह सोचते हैं और विकास नहीं देखना चाहते। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। और ये स्थिति आप लोगों की है, यानी केवल अपने तक सीमित करना। आपका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसी का नमूना है। यही है, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये भावना ही इस पर आधारित है, जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कूप मंडूक होना। उन्होंने अपनी कथाओं में, अपने प्रवचन में एक बात को कहते थे कि एक कुएं में एक मेढक था। कुएं में पड़ा था, वहीं पैदा हुआ था, उसने दुनिया नहीं देखी थी। तो एक दिन बाहर का एक मेढक दुर्भाग्य से वहां आ गया। तो उसने पूछा कहां से आए हो? उसने कहा मैं समुद्र से आया हूं। कहा समुद्र कैसा है? उसने कहा बहुत बड़ा है। कहा कितना बड़ा? तो उसने छलांग लगाई, तो कुएं की तो छलांग सीमित ही होगी। उसने कहा क्या इससे बड़ा? उसने कहा इससे भी बड़ा। उसने एक और छलांग लगाई, कहा इससे भी बड़ा? कहा इससे भी बड़ा। कहा तुम झूठ बोलते हो। और मुझे लगता है यही दृष्टि कूप मंडूक वाली आप लोगों की है। इस चर्चा में जब समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल ने योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की तारीफ की, तो सूबे की सियासत गरमाई और सपा ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पूजा पाल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। परिवार और अपनी सुरक्षा की बात करती थी। मैं आपका ध्यान, माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मैं आपका ध्यान अपने तरफ ले आना चाहती हूँ। मैंने अपना पति खोया है, जो इस सदन के माननीय सदस्य थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है, पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में हाल ही में पेश किया गया विजन 2047 विवादों में घिर गया है। विशेष सत्र में हुई राजनीतिक बहस के बीच जनता की निगाहें इस पर टिकी है कि आखिर कौन सी योजना जमीन पर असर दिखाएगी। यूपी का भविष्य अभी भी कई सवालों के घेरे में है और विजन 2047 इस लड़ाई का नया मोड़ साबित हो सकता है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। भविष्य अभी भी कई सवालों के घेरे में है और विजन 2047 की इस लड़ाई का नया मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि 2027 में चुनाव होने हैं। तो पैनलिस्ट की भी मौजूदगी है, उनका भी परिचय कराएंगे। लेकिन बड़े महत्वपूर्ण सवाल यह है, समाजवादी पार्टी उठा रही है कि सरकार 2047 का सपना तो दिखा रही है, लेकिन 2017 और 2022 के वादों का आखिरकार क्या हुआ है। और वहीं सत्ता पक्ष आरोप लगा रही है कि ये मेढक है, इन्हें विकास पसंद नहीं है। और इसके साथ साथ क्या ये जो विजन है क्या वाकई लॉलीपॉप है? तमाम ऐसे सवाल होंगे और जानेंगे कि आखिरकार सभी पार्टियों का अपना अपना क्या कुछ विजन है आगे 2027 के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि ये मुद्दा हावी रहेगा 2027 के चुनाव में। लेकिन जो पूजा पाल का मुद्दा सामने आया वो वाकई चौंकाने वाला सामने आया है।
तो बताते चले कि 2027 तक का सपना छोड़ो, समाजवादी पार्टी कह रही है आज की योजनाओं पर जवाब दीजिए आप। बिजली की कटौती, किसानों की बदहाली और शिक्षा व्यवस्था की बदतर हालत का आखिरकार सरकार ने उपाय क्या किया है, वो सवाल पूछते हुए नजर आई समाजवादी पार्टी। लेकिन पूजा पाल का भी मुद्दा काफी गरमाया हुआ है कि आखिरकार किस वजह से तत्काल निष्कासन की कार्रवाई की गई। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में अपना पत्ता तलाश ले। तो आई पैनलिस्ट की मौजूदगी है, उनका परिचय कराएंगे, फिर चर्चा में चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी से राघवेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी से उज्जवल पाठक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी से शाजिद जी जुड़े हुए हैं, जबकि वरिष्ठ पत्रकार आदेश जी स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आदेश जी आपका ही रुख करेंगे, 2047 का विजन वर्सेस विवाद, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, जिस तरीके से ये कहा गया कि जो है एक विधानसभा का सत्र चलाया गया और 24 घंटे का सत्र चलाया गया, तो भारतीय जनता पार्टी को अगर लीजिए तो इन्होंने ये कोई पहली बार जो है विधानसभा का सत्र 24 घंटे नहीं चलाया। इससे पहले भी जब तत्कालीन उस समय पर 2021 की बात होगी मुझे लगता है, उस समय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे हृदय नारायण दीक्षित, तो उनके समय पर भी जो है ये 24 घंटे का सत्र की शुरुआत हुई थी। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसा सत्र के दौरान करती रहती है, कभी कभी तो 3 दिवसीय सत्र होता है, लगातार चला, और सत्र के द्वारा बीजेपी ये कहती है, जो कहना चाहती है कि हम चर्चा करना चाहते हैं, विपक्ष भी चाहता है कि चर्चा करना चाहते हैं। ये देखिए एक कॉम्बिनेशन है, विपक्ष को भी चर्चा करनी है और इनको भी चर्चा करनी है। लेकिन समस्या क्या आती है, जब आप चर्चा में रहते हो कि नहीं रहते हो, ये एक बड़ा विषय होता है। दूसरी चीज पे आते हैं, भारतीय जनता पार्टी का आज सरकार है और सरकार कह रही है कि हम 2047 क्या कहते हैं आगे तक का विजन लाए हैं। अब विजन की बात करी जाए तो जिस तरीके से केंद्र की सरकार आप देख लीजिए, उनका भी एक विजन लंबा है। जैसे अभी आपने देखा होगा बहुत सारे पुल के उद्घाटन होते हैं, बहुत सारे से चिनाब वाला हुआ था, तो उन्होंने इसके आगे का भी प्लान बनाया है। तो लेकिन आदेश जी, 17 और 22 के वादों का क्या होगा? वो विजन तो पूरा नहीं कर पाई सरकार, ये आरोप विपक्ष लगा रहा है, और 47 का आप विजन दे रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, विपक्ष का आरोप लगाना लाजमी है, और विपक्ष अगर सवाल नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? भाई विपक्ष को तो सवाल उठाने पड़ेगा ही। विपक्ष अगर ये कह रहा है कि आप 17 से लेके आप 2022 तक का हमें वो दीजिए, बताइए कि आपने क्या किया है। सरकार समय रहते बताती भी रहती है कि भाई हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, तो वो अपनी योजनाओं के थ्रू बताती है। बिल्कुल विपक्ष को नहीं पसंद आती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि विपक्ष का काम सवाल पूछना है, सवाल पूछे जाएंगे। आप चाहें इसको अभी ले लीजिए या पुरानी व्यवस्था में चले जाइए, जब अखिलेश यादव की सरकार हुआ करती थी तब भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष में थी और वो ऐसे ही सवाल उनसे पूछती रहती थी। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। उज्जवल पाठक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उज्जवल जी, योगी का विजन 2047 आखिरकार विपक्षी दलों को क्यों नहीं रासा रहा है? उज्जवल जी, मैं आभार व्यक्त करूंगा कि आपने मुझे अपनी अभिव्यक्ति रखने का अवसर प्रदान किया। देखिए, ये जो विधानसभा सत्र आयोजित हुआ है, इसका एक उद्देश्य होता है, इसमें जनता के बुनियादी मुद्दे उठाए जाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं उज्जवल जी आपकी आवाज नहीं आ रही। पूरे प्रदेश के सामने इसको सार्वजनिक किया जाए। परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और उसके मंत्रियों ने और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस सत्र में जो ये मुद्दा लाए हैं 2047 का, इन्होंने देश को गुमराह करने का प्रयास किया है, प्रदेश को गुमराह करने का प्रयास किया है। इस समय देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, लॉ एंड ऑर्डर, इसके साथ साथ जो महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं, किसानों की जो स्थिति दिन पर दिन दयनीय होती जा रही है। हमारे प्रदेश में रोज 10-12 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में तो बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति है किसानों की। यदि इन मुद्दों पर विधानसभा के पटल पर चर्चा नहीं करेगी सरकार, तो सरकार विकसित भारत को कैसे
2043 तक विकसित भारत बना पाएगी। आज यदि मैं आपके सामने कुछ आंकड़े पेश कर दूं राष्ट्रीय स्तर में, 2014 तक देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने मात्र 55 लाख करोड़ रुपए कर्ज लिया था, परंतु 2014 से 25 के बीच में मात्र 10 से 11 साल में 185 लाख करोड़ है कर्ज है हमारे देश के ऊपर। ऐसे बनाएंगे हम भारत को विकसित? आज देश में आर्थिक असमानता अपने चरम पर है। आज हम लोग कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, फिर हम अब बोलने लगे 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। आप ये बताइए कि देश की 40% संपत्ति देश के 1% अमीरों के पास है और देश का 50% जो आम आदमी है वह 3% संपत्ति के ऊपर अपना जीवन यापन कर रहा है। व्यापक आर्थिक असमानता को लेकर के हम कैसे अपना देश विकसित बनाएंगे? प्रति व्यक्ति आय पर कभी कोई नेता बात नहीं करता। माननीय मुख्यमंत्री जी बोले, डिप्टी सीएम बोले, पूरी कैबिनेट बोली, किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि हमारे यूपी में रोजगार मिल रहा है, हमारे यूपी में प्रति व्यक्ति आय लोगों की बढ़ रही है, किसानों की आय बढ़ रही है, छात्रों को शिक्षा के अवसर मिल रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट की कोई बात नहीं करती सरकार। तो कहीं ना कहीं इस गुमराह करने वाले रवैये के साथ धर्म, जाति, संप्रदाय, फतेहपुर जैसी घटनाएं भाजपा के प्रायोजन से होती हैं। भाजपा इनको जानबूझकर प्रायोजित कराती है ताकि विकास के मुद्दों से देश की जनता का ध्यान महत्वपूर्ण सवाल आपको है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। ठीक है, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से साजिद जी भी जुड़े हैं। साजिद जी, सत्ता पक्ष कह रहा अगर आपके पास कोई विजन होता तो 2017 में आपको क्यों हटाती जनता? देखिए, जनता क्यों हटा रही है ये तो आपको मालूम है। दिल्ली से लेके और कहां कहां बवाल मचा है। जनता भाजपा को बिल्कुल पसंद नहीं करती। आज एक जगह पहले ईवीएम से चुनाव हुआ था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और वहां पोस्टल बैलेट से चुनाव हुआ और वो काफी अंतर से चुनाव जीते और वो सरपंच चुने गए हैं। ऐसे ही घटना महमूदाबाद में चुनाव हुआ है। देखिए, वहां भाजपा 5वें नंबर पर है। तो जो स्थिति है वो कौन जिता रहा है, जो संस्थाएं हैं वो किस तरीके से जिता रही है? जनता तो इंडिया बनना और 2024 में भी 60 सीटें जीतने की, लेकिन कहीं ना कहीं तो में खेल किया गया, कहीं ना कहीं ईवीएम में खेल किया गया, कहीं ना कहीं प्रशासन ने वो किया। इसीलिए जैसे फर्रुखाबाद हो या और जो सीटें थी, मेरठ थी या फूलपुर थी, किस तरीके से जिताई गई हैं बीजेपी को, ये दुनिया जानती है। और बात चल रही है 2047 का विजन। क्या ये बताइए, इनसे ये पूछिए, इन्होंने कहा 2016 में हम किसानों की आय कर देंगे दूसरी, 2022 तक क्या हो गई? बुलेट ट्रेन चल जाएगी, 100 स्मार्ट सिटी बन जाएंगी, 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष नौकरी देंगे और बिजली कटौती बिल्कुल वो हो जाएगी। स्वास्थ्य सेवाएं हमारी बिल्कुल अमेरिका और लंदन की तरह हो जाएंगी। और महंगाई की बात बहुत नारा था वो तो कि साहब बहुत हुई महंगाई की मार। अब मोदी सरकार, क्या महंगाई कम हुई? भ्रष्टाचार पे बहुत नारे थे, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कैसा भ्रष्टाचार किया। लेकिन आपकी विधायक जब योगी सरकार की तारीफ करती है तो निष्कासन करने में आपने पल भर भी समय नहीं बिताया, क्यों? पूजा पाल, देखिए, हाँ, विधायक सुनकर पूरी बीजेपी और कितना भाजपा के लोग खुश हो रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसे आदमी को मिट्टी में मिला दिया। तो अभी तक ये माना जा रहा था कि पुलिस कस्टडी में बदमाशों ने मारा है और सब खुश हो रहे हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा से है कि यूपी में अपराध कौन करा रहा है। सीधा सा उन्होंने ये बता दिया कि यूपी में मिट्टी में मिलवाया गया था उनको, तो यूपी में कौन अपराध करा रहा है। एक अपराधी को मारने के लिए 4 नए अपराधी पैदा हो जा रहे हैं, तो अपराध कम नहीं हुआ, अपराध और बढ़ गया। 4 लोग आए, उन्होंने रिवाल्वर से गोली मार दी, वो नए 4 अपराधी बन गए, युवा अपराधी। कौन बना रहा है आप समझ सकती हैं विधायक के। और विधायक तो काफी समय से तारीफों के पुल, राज्यसभा में भी उनकी वोटिंग का था। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का चीरहरण कर रही है। और आप ये समझ लीजिए सीबीआई और ईडी की, तो क्या पूजा पाल से भारतीय जनता पार्टी ने बुलवाया था क्या सर? पूजा पाल से भारतीय जनता पार्टी ने सदन में तारीफों के कसीदे पढ़वाए? अरे ईडी सीबीआई 600 से अधिक सांसद विधायकों पे कार्रवाई कर चुकी है। और बहुत बहुत बड़ा क्रिमिनल जो भाजपा को रात दिन गाली देता था बहुत तारीफ कर रहा है। पूजा पाल जी तो कुछ नहीं है।
बहुत बहुत अच्छा, जो कहता था भारतीय जनता पार्टी ऐसी है वैसी है, भारतीय जनता पार्टी ने देश को बर्बाद कर दिया, नफरत बांटने का काम करती है। जब ईडी सीबीआई पहुंची, डर दिखाया, एक तो मंच पर जाके इन्हीं के साथ के जब भाजपा में वोट दिए, बाद में उन्हें मंच पे बुलाया गया भाजपा की, बेचारे 1 घंटा फूट ठीक है, राघवेंद्र जी से ही पूछ लेते हैं। राघवेंद्र जी, गृह मंत्री जी ने उनके आंसू पोंछे आंखों के, और उसके बाद वो चुपे। और ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने 2022 का लोक कल्याण संकल्प पत्र दिया था, उसमें कितनी योजनाएं थी? हम किसानों की सिंचाई मुफ्त कर देंगे, 5,000 करोड़ रुपए रखे थे, सीमा महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया। ठीक है, हम राघवेंद्र जी का रुख करेंगे। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। 2027 का तब सपना छोड़िए साहब, समाजवादी पार्टी कह रही है, आज की योजनाओं पर तो जवाब दे दीजिए। बिजली की कटौती, किसानों की बदहाली और शिक्षा व्यवस्था की बदतर हालत पर क्या उपाय है? आपने 2047 का विजन तो रख दिया है राघवेंद्र जी। आवाज मिल पा रही है राघवेंद्र जी? लौटेंगे उनके पास, अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। आदेश जी, अभी हमने एक मुद्दा उठाया था, पूजा पाल जी, वो सदन में खड़े होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करती हुई नजर आती हैं और तत्काल निष्कासन, चुटकी भर समय नहीं लगता। और अखिलेश यादव कहते हैं, उस पर बयान आता है, वो कहते हैं कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी उपलब्धि दे रही है वो उसे हासिल कर ले। देखिए, सवाल आपका एकदम जायज़ है, और क्योंकि आप एक महिला हैं, और तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि अगर किसी महिला सदस्य ने सरकार की तारीफ करी, सरकार की तारीफ उन्होंने कोई वैसी तो करी नहीं है, उन्होंने अपनी पीड़ा बताते हुए, और जो हम लोग उनको सुन पा रहे हैं, हाँ, अपनी पीड़ा ही तो उन्होंने बताई कि एक माफिया के साथ सरकार ने ऐसा काम किया। तो ये मैसेज जो उन्होंने दिया, और उस मैसेज के बाद तत्काल सेवा में समाजवादी पार्टी का एक्शन ले लेना, ये तो भाई अजीब सी स्थिति है। हाँ, एक आध दिन, 2-3 दिन, 4 दिन बाद होता, ऐसी कौन सी जल्दी थी समाजवादी पार्टी को निष्कासन करने की कि ठीक है, सरकार की बात है, कुछ लोग भाई पहले की तरह आप देखिए, पहले बहुत से लोग ऐसे होते थे जो पक्ष में होते थे, विपक्ष की तारीफ करते थे, विपक्ष के भी कुछ लोग पक्ष की तारीफ करते थे। तो मुझे लगता है कि इतनी जल्दी निर्णय ले लेना और समाजवादी पार्टी द्वारा निष्कासन कर दिया जाना, ये एक अजीब सी स्थिति है। संदेह की स्थिति देखने को मिला। ठीक है, राघवेंद्र जी जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र जी, लगातार विपक्ष सवाल दाग रहा है कि सरकार 2047 का तो सपना दिखा रही है, लेकिन जो 2017 और 2022 में वादे किए थे, किसानों की आय दोगुनी करने की वादे किए थे, वो वादे धरे के धरे रह गए। 2047 तक क्या दिखाएंगे आप सपना? राघवेंद्र जी, देखिए, हम सपना नहीं दिखाते, हम कार्य करके दिखाते। हाँ, तो किसानों की आय दोगुनी हो गई साहब। रुकिए, आप रुकती नहीं, बस यही कभी। यूपी ने गेहूं, चावल, गन्ना, दलहन और तिलहन उत्पादन में कीर्तिमान स्थापित किए। ये क्या हवा में? गेहूं उत्पादन 414.39 लाख मीट्रिक टन, राष्ट्रीय योगदान 35%, और चावल में 14.7% हिस्सेदारी, दलहन में 46% और तिलहन में 46.6% की वृद्धि हुई। गन्ना उत्पादन 2453.50 लाख मीट्रिक टन, राष्ट्रीय योगदान 55% रहा। 31 सिंचाई परियोजनाओं में पूरा होने से 23 लाख हेक्टेयर भूमि को पानी मिला, जिससे सरयू नहर परियोजना प्रमुख है। पिछले 3 वर्षों में कृषि विकास दर 14% रही, जो राष्ट्रीय औसतन 9.5%। आवाज थोड़ा तेज कर दीजिए। अब आप इसको भी झूठा माने तो फिर देखिए, ऐसा है जो लोग विजन लेस हैं, जिनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता, असल पक्ष दिखता ही नहीं, उनके विधायक ही उनको आईना दिखाते हैं। पूजा पाल ने सदन में खड़े होकर क्या कहा कि आज उत्तर प्रदेश
प्रदेश से अगर जंगल राज्य खत्म किया है तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में खत्म हुआ। जो दुर्दांत अपराधियों को उनको ठिकाने पर पहुंचाया गया, ये उनकी ही पार्टी का विधायक, महिला विधायक उनकी ही पार्टी की खड़ी होकर के इसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है। अरे चुल्लू पर पानी नहीं, बता तो रहे वो कि ईडी और सीबीआई का आप डर दिखा देते हैं विधायकों को, ईवीएम घोटाला करते हैं, वोट चोरी करते हैं। देखिए घोटालेबाज ये कहते हैं कि अभी भी इनका गायत्री प्रजापति जेल में है। हमको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। गायत्री प्रजापति इनके पिताजी को अलग चौथ देता था और माननीय अखिलेश जी को अलग चौथ देता था। तीसरे चाचा थे, सबको उसे चौथ देनी पड़ती थी। और ये किसी से जनता की व्यवस्था जनता की व्यवस्था में ये लोग खामियां करते थे और इन्होंने एक व्यवसाय बना रखा था जो कि खदान के व्यवसाय से ये लोग इस तरीके से उगाही करते थे और खदान के व्यवसाय को इन्होंने उगाही करके उस मंत्री को जब उसने इनकी पूर्तियां नहीं की तो उसको जेल भिजवाया और उसने क्या क्या नाम उगले, क्या क्या कहा। मुख्यमंत्री जी तो हमारे कहते हैं कि गंभीर भागीदारी की सराहना करते हैं। वो नहीं कहते इस तरीके की बातें, ना वो करते हैं ना कहते हैं। हमने साजिद जी जवाब दीजिएगा। हाँ साजिद जी, आपकी तो फहरिस्त गिना दी। इनकी आवाज ही नहीं आ पा रही है, क्या है, क्या बोले हैं, कुछ नहीं वो सुना बोल रहे हैं कि गायत्री प्रजापति तमाम ऐसे दावों को गिनाते हुए नजर आ रहे कि कितना आपके सरकार में भ्रष्टाचार था। आप क्या उनसे सवाल पूछते हैं? आ रही हूँ एक एक करके। सभा में किसको वोट किया है गायत्री प्रजापति जी ने? हाँ, भ्रष्टाचार लूट खसोट के आरोपों पर कैसे पार पाएंगे आप? अरे साजिद जी, जो सरकार की आवाज है वो जनता तक जाती है, पाखंडी लोगों के कानों में नहीं जाती। हाँ जवाब दीजिए साजिद जी। क्या इनको बोला क्या है इन्होंने? कुछ सुनाई नहीं आ रही है, आप बताइए। वो बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार लूट खसोट करने वाले लोग क्या हमसे सवाल पूछते हैं? भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से भ्रष्टाचार किसने किया? 33.50 लाख करोड़ का ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में कहा दावा किया गया, कहाँ उद्योग लगा है और कौन भ्रष्टाचार कर रहा था? अभी तो जेल में है कुछ लोग, सरकार के नीचे ही वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। थाने चौकियों में आप देख लीजिए, बीसलपुर के एक विधायक हैं विवेक वर्मा जी, उनके पिता है, उन्होंने अभी आरोप लगाया कि सरकार में भ्रष्टाचार। राघवेंद्र जी आपकी आवाज पहले नहीं आ रही है, उन्होंने पहले उनकी आवाज ठीक कराइए राघवेंद्र जी की। ठीक है साजिद जी, आप आगरा में एक विधायक जी है, उन्होंने अभी धरना दिया है सरकार के खिलाफ। बीसलपुर एक पीलीभीत जिले में एक विधानसभा है बीसलपुर, भाजपा के विधायक है विवेक वर्मा जी, उन्होंने अभी धरना दिया है उनके पिता ने। और अभी एक पूर्वांचल में एक विधायक जी ने धरना दिया भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है? 33.50 लाख करोड़ के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में बताइए कहाँ उद्योग लगा है? कौन सी फैक्ट्री लगी है पूरी यूपी में 10 साल में? एक उद्योग बताए। और जो भ्रष्टाचार कर रहे थे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में, किसके वफादार अधिकारी थे, किसके इशारे पे काम कर रहे थे? एक बाबू जेल में है और अधिकारी जी शरण में है। कोई जब लखनऊ में भ्रष्टाचार करता है तो दिल्ली पहुंच जाता है, फिर दिल्ली बचा लेती है, और दिल्ली में होता है तो फिर लखनऊ बचा लेता है। ये यूपी में कहानी चल रही है। आप ये बताइए कि इन्होंने 2022 में एक लोक कल्याण घोषणा पत्र जारी किया था, ये जवाब दें कि उस पर इन्होंने क्या काम किया है? किसानों का कर्ज माफ की बात की थी। ठीक है सुंदरम जी, उज्जवल जी जवाब दीजिए। जी हाँ उज्जवल जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को केवल और केवल विकास के मुद्दों से भटका करके धर्म, जाति, समुदाय, भाषा इसमें उलझाए रखना चाहती है। अभी कुछ दिन पहले माननीय गृह मंत्री जी ने इंग्लिश को लेकर के, अंग्रेजी को लेकर के बयान दिया। आज ये नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का लड़का पढ़े और इनसे सवाल पूछे। आज उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद मुख्यालय में और प्रत्येक जगह 1-1 किलोमीटर में 6-6, 7-7
मधुशालाएं खुली हुई हैं, शराब की दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन इन्होंने शिक्षा के मंदिरों को बंद कर दिया, इन्होंने स्कूलों को बंद कर दिया, जिससे देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी शिक्षा से वंचित हो पाए। हमारे कांग्रेस की सरकारों ने शिक्षा का अधिकार लागू किया, उसको संवैधानिक प्रावधान बनाया, और इसके साथ साथ जगह जगह हम लोगों ने ग्रामीण स्तर पर, धरातल पर प्राथमिक विद्यालय खोले, जूनियर हाई स्कूल खोले, जिससे जो आदिवासी समाज है, हमारा दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, वो पढ़ सके, बढ़ सके और सशक्त हो सके और विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे सके, राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे सके। परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार न तो दलितों का भला चाहती है और पिछड़ों की पूर्णतः प्रायोजित उपेक्षा करती है। ये नहीं चाहती है कि आम व्यक्ति का बच्चा पढ़ सके, लिख सके, इसलिए इन्होंने मधुशालाएं खोली और पाठशालाओं को बंद कर दिया। बिल्कुल, लेकिन राघवेंद्र जी, विजन में आपके दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यक लोगों के लिए क्या है, बता दीजिए राघवेंद्र जी। देखिए, पिछड़ों के लिए क्या है, ये तो हमारी सरकार आने के बाद ही स्पष्ट हो गया। पिछड़ों को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया वो माननीय मोदी जी के राज्य में ही मिला, उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज्य में मिला। ये केवल उनको झुंझुना पकड़ाते रहे और उन्होंने पिछड़ों को कभी भी संवैधानिक दर्जे की व्यवस्था की बात ही नहीं की। जब हमारे मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने इस पर ध्यान दिया, पिछड़ों को संवैधानिक दर्जा दिलाने का कार्य किया। अब रहे ये इंफ्रास्ट्रक्चर में उछाल की बात, मैं आपको बता दूं, 2017 से पहले केवल 2 एक्सप्रेसवे थे जिनका ये दम्भ भरते हैं, जिनका बार बार जिक्र करते हैं। अब 22 हैं, 22 एक्सप्रेसवे। हवाई अड्डों की संख्या 16 हो गई। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होगा, पूंजीगत व्यय 70,789 करोड़ से बढ़कर 1,47,719 रुपए हुआ। 45 लाख करोड़ रुपए निवेश प्रस्ताव से आए, जिसमें 60 लाख नौकरियां और लाखों रोजगार बने। ODPOP MSME नीति के तहत 96 लाख इकाइयों से 2.25 करोड़ रोजगार सृजित किए गए। अब इनके विजन के नाम पर आंख पर पट्टी बंधी हो, गोबर से उनको बदबू आती हो, गौशाला से बदबू आती हो, तो क्या किया जाए? उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको इसीलिए नकारा है, उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको हाशिए पर कर दिया है। ये हाशिए पर हैं, ये सत्ता की धुरी के आसपास घूमने वाले लोग हैं, ये हमेशा सत्ता के प्रिय हैं और सत्ता के प्रिय होते होते नोचते हैं। आज हमारे महाराज जी ने स्पष्ट किया, पारिवारिक डेवलपमेंट अलायंस, ये पीडीए का फुल फॉर्म यही है। ठीक है आदेश जी, अपने अपने दावे हैं, सभी कह रहे हैं कि 2047 एक तरफ कहा जा रहा है कि विजन है, तो कह रहे हैं कि कोई अपने पुराने विजन को ही आप पूरा नहीं कर पाए हैं। कैसे देखते हैं दोनों स्थिति को आप? पक्ष और विपक्ष का काम एक दूसरे पर आरोप लगाना होता है, उसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बात आते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी कह रही है, बीजेपी अभी राघवेंद्र सिंह चौहान जी बैठे हुए हैं, हमको कई चैनलों पे मिलते रहते हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो भी हमारे भाई हैं और वो भी अपनी बात कह रहे हैं, वो भी हमेशा से हम बताते रहते हैं। दोनों ही लोग अपनी बातों में अपनी पार्टी के प्रति दोनों लोग अपनी बातें ठीक कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि जो आज विधानसभा का सत्र चला, विधानसभा के सत्र में कई बातें की गई, अब सत्र में उस तरीके की बातें नहीं आती हैं जो एक पहले सत्र में बातें आया करती थी कि साहब अगर आपने ये बताया, आप ये योजना लाए, तो सारी योजनाओं को खराब बता देना, ये मुझे लगता है उचित नहीं है। आपके पास अगर कोई योजना है, उसमें क्या खामियां हैं वो बताई जाएं। जैसे मान लीजिए कोई एक योजना सरकार चला रही है, तो विपक्ष का काम होना चाहिए कि सरकार ये योजना चला रही है, ठीक है, लेकिन इसमें ये गड़बड़ी है, संशोधन होना चाहिए। संशोधन तो ये चर्चा का माहौल बनेगा। आप जैसे उनकी 17 या 18 योजना चल रही हैं, आप कहते हो इसमें से कोई सही नहीं है, लॉलीपॉप सारी है ना, सारी लॉलीपॉप है,
तो आप बात को समझो कि हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि आप विरोध मत करिए, हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि आप आलोचना ना करिए। अगर आप आलोचना नहीं करेंगे तो सरकार उस पर ध्यान भी नहीं देगी। हाँ। स्वाभाविक सी बात है। बिल्कुल। लेकिन अब इसी पर देख लीजिए, आज हाउस के अंदर पूजा पाल ने क्या किया, वो विरोध तो कर रही थी, पूरे टाइम विरोध कर रही थी। लॉ एंड ऑर्डर पे उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार का सपोर्ट कर दिया। सरकार का सपोर्ट करते ही उनको, आपने देखा होगा कितनी देर में ही उनका निष्कासन हो गया। तो ये सवाल बड़ा बनता है, हाँ, निश्चित तौर पर, कि आप ये समझिए कि ठीक है आप भाजपा में हैं, ठीक है आपको भाजपा की नीतियां अच्छी लगती हैं, लेकिन जो गलत है उसको भी बोलिए। जो समाजवादी पार्टी में हैं वो ठीक है, सरकार नहीं ठीक काम कर रही तो हम बोलेंगे, लेकिन जहां पे सरकार ने कुछ किया है, आप इस विषय को समझने की सबको जरूरत होगी। ऐसा नहीं कि हम लोग डिबेट जो कर रहे हैं, डिबेट में सिर्फ एक दूसरे पर खाली आरोप प्रत्यारोप करें। अगर इस बात को आप गहराई तक समझिए कि उन्होंने अगर कुछ कहा तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच हो जाता, थोड़ी सी बात हो जाती और ये उनसे पूछा जाता पार्टी के अंदर बुला के कि भाई देखिए आपको ऐसी क्या दिक्कत थी, आपने क्यों सदन में कह दिया। तो ये एक शिष्टाचार वाली बात है। साजिद जी, आखिरकार 2027 में आपका ऐसा क्या ठोस विजन होगा जिस पर जनता भरोसा करने वाली है? साजिद जी, देखिए विजन 2012 से 17 वाली सरकार में यूपी की जनता देख चुकी है, और हिंदुस्तान का पहले एक्सप्रेस वे जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं था, जिस पर फाइटर प्लेन उतरे, वो सपा की सरकार में बना। जितने भी बड़े बड़े चाहे बदायूं बरेली हाईवे हो या और तमाम एक्सप्रेस वे हो और हाईवे बेहतरीन सबसे अच्छे सपा की सरकार में बना। लखनऊ में पिलासियो मॉल बनाया गया, जो सरकारी मॉल था पूरी यूपी में पहला, जिसको सरकार ने बेचने का काम किया। स्टेडियम बनाए गए, लोहिया बाजार लगी, गांवों तक बाजारें पहुंचाई गई, लोहिया बस चली जो हर ग्राम पंचायत के आगे रुकती हुई, स्टॉपेज बनाए गए, युवाओं को लैपटॉप दिया गया, मोबाइल फोन दिए गए, एजुकेशन के लिए तमाम नए विद्यालय बनाए गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरह स्कूलों को बंद करने का काम नहीं किया गया। लेकिन आप तो हर बच्चा पीडीए यानी कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है आपका। पीडीए का मतलब अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए नजर आए सीएम योगी कि आपका सिर्फ परिवार से ही तक ही सीमित है ये विजन आपका। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा परिवारवाद कहीं नहीं है। उनकी एक सरकार में मंत्री हैं, गोरखपुर के हैं, निषाद जी उनका बेटा, विधायक सब है। माननीय देश के रक्षा मंत्री जी है राजनाथ सिंह जी, उनका बेटा है। और इनके भी यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी पीयूष गोयल जी हैं, हमारे यहाँ बांसुरी स्वराज जी आई हैं, और भी तमाम नेता हैं जो उनके यहाँ पार्टी में। एक राजवीर सिंह जी हैं, उनके बेटे भी आए हैं, उनके दादाजी मुख्यमंत्री थे, वे राज्यपाल भी थे। तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा परिवारवाद कहीं नहीं है। लेकिन अखिलेश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पिछड़ी जाति से आते हैं, वो पीडीए के व्यक्ति हैं, इसलिए तकलीफ होती है कि पीडीए के परिवार में कैसे सांसद विधायक और जो है वो सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। इसीलिए उनका घर गंगा जल से धुलवाया जाता है। जब वो मंदिर में पूजा करने जाते हैं तब गंगा जल से धुलवाया जाता है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने आवाज छोड़ा तो मुख्यमंत्री जी आए नए वाले सीएम साहब, तो उन्होंने उनके लोगों ने उसको गंगा जल से धोया, क्योंकि वहां पीडीए के रहे थे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ होती है। भारतीय जनता पार्टी को अपना परिवार डेवलपमेंट नहीं दिखता है। उनके लोग परिवारों के दादा बेटा पोता सब राजनीति में रहेंगे, लेकिन किसी और उसका रहेगा तो उनको तकलीफ होगी। उज्जवल जी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कुछ लोग कुएं में मेढक की तरह सोचते हैं और विकास रास्त नहीं आता है। मंत्री जी का ये जो वक्तव्य था, ये कहीं ना कहीं संकीर्णता को दर्शाता था। भारतीय जनता पार्टी और स्वयं भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश की कुएं के मेढक से ज्यादा नहीं सोच पा रही है, क्योंकि ये ना तो डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर आपने यहाँ घोटाले किए हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना था, माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर उद्घाटन करने आए थे, मात्र 3 दिन बाद वहां गड्ढा हो गया था। इसके अलावा आज भी ग्रामीण स्तर पर
इनका जो भी विकास की नीतियां हैं, फंड आवंटित होता है, क्रियान्वयन का अभाव है। आज भी ग्रामीण कहीं ना कहीं उपेक्षा की जिंदगी जी रहे हैं। आज जो हमारी पिछड़ी जाति के लोग हैं, हमारे जो दलित समाज के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आज भी समाज में हाशिए पर हैं। उनको केंद्र पर ला करके ना तो माननीय मुख्यमंत्री जी कोई बयान देते हैं, ना उनका कोई मंत्री बयान देता है। केवल जातीय समीकरण को साधने के लिए मंत्री मिनिस्टर तो बना दिया जाता है, परंतु उनके हाथ में ना तो कोई अथॉरिटी दी जाती है, ना तो विधायकों को कोई अधिकार दिए जाते हैं। रिमोट कंट्रोल से पूरे जिले माननीय मुख्यमंत्री जी जिलाधिकारी के माध्यम से चलाते हैं। किसी भी जनप्रतिनिधि की कोई भी सुनवाई किसी भी कलेक्ट्रेट में, किसी भी तहसील में, किसी भी थाने में नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी का जनप्रतिनिधि हो। सरकार जैसे जिलों में जो शासन है वो मुख्यमंत्री चला रहे हैं, पूरे देश का शासन माननीय प्रधानमंत्री चला रहे हैं। जो संघवाद है हमारे देश में और जो लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण है, उसका पूर्णतः अभाव है। और रही बात विकास की, तो विकास का इनसे दूर दूर का नाता नहीं है। इस बात से देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि मैं किसानों की आय दुगनी करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 2022 तक आय दुगनी हुई, लेकिन किसानों की नहीं, उद्योगपतियों की हुई, अंबानी और अडानी की हुई। जवाब दीजिए। कल एक रिपोर्ट आई, उद्योगपतियों की सरकार है। 2 मिनट, ठीक है, एक बात और कहना चाहता हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बस विकसित भारत की यदि बात हो रही है तो मैं आया मंशा पर एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, कल एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि भारत की जीडीपी की 14% केवल जो हिस्सेदारी है वो अंबानी और अडानी के पास है। अब इससे बड़ा तथ्य क्या हो सकता है संपत्ति के केंद्रीकरण का? हम केवल विधानसभा में विकसित भारत चिल्लाएं और जमीनी स्तर पर जो हमारा जो नागरिक है, आम नागरिक, वो कहीं ना कहीं एक दोयम दर्जे की स्थिति में है। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, या तो नहीं विचार करने में, अगर आप असक्षम है विचार करने में, तो आपको सत्ता छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल। राघवेंद्र जी, उद्योगपतियों को बढ़ावा देने के लिए आप जनता को ठगा महसूस कराइएगा। राघवेंद्र जी, उद्योगपति कांग्रेस के शासन में नहीं थे? हाँ। या अडानी जी अभी कूद पड़े? अडानी जी और अंबानी इसके पहले नहीं थे क्या कांग्रेस के समय में? अरे आप मत बोलो श्रीमान, बोल चुके, बहुत बोल चुके आप। ठीक है, जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है, अडानी और अंबानी की बात करते हैं ये लोग, क्या उद्योगपति कांग्रेस के शासनकाल में नहीं थे? और अडानी जी का पहला प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के राज्य में ही शुरू हुआ। ये सब हवाई बातें करना ये लोग जानते हैं। और अभी साजिद जी कह रहे थे कि स्कूल बंद हो गए, स्कूलों का, तो मैं आपकी जानकारी के लिए साजिद जी बता दूं कि आपके अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में 7 लाख, क्या नोट करिए, यादव जी को बताइएगा, 7 लाख बच्चे वहां से पलायन कर गए थे प्राइमरी स्कूलों से। 7 लाख बच्चों की कमी आई थी। आप जो दुष्प्रचार करते हैं कि 29,000 स्कूल बंद करने का दावा करते हैं, बिल्कुल गलत बात। कहीं कोई स्कूल नहीं बंद किया गया। 40 लाख बच्चे शिक्षा से जुड़े और ड्रॉप आउट दर घटी है। इसके बाद आप जो जनता को भ्रमित करने का कार्य करते हैं, इसीलिए जनता आपको हाशिए पर लाती है। उज्जवल जी, भ्रम किस बात का फैलाया जा रहा है? जल्दी से, समय कम है, 10 सेकंड में उत्तर। भ्रम इस बात का फैलाया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है, देश की ये जाति खतरे में है, भाषा खतरे में है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, जाति जनगणना तो तुम्हारे युवराज लाए थे, यही कांग्रेस का नारा था। जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, वही कांग्रेस है। किस मुंह से जाति की जनगणना की बात करती है? ऐसे फासिस्टवादी लोगों के मुंह से जाति जनगणना की बात। उज्जवल जी की भी वॉइस को ऊपर करिए। हाँ उज्जवल जी, देखिए, ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि धर्म खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है, जातियां खतरे में है, ये भारतीय जनता पार्टी की पारंपरिक राजनीति रही है। ये राजनीति इनकी परंपरा चली आई है। ये आज की बात नहीं है, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जमाने की बात है। ये लोग हमेशा सांप्रदायिक बातें करते रहे। लेकिन मैं आज बता देना चाहता हूँ
आज देश की शिक्षा खतरे में है, आज देश श्यामा का युवा प्रसाद खतरे में मुखर्जी है, तो तुम्हारे स्वास्थ्य नेहरू खतरे के में है, जमाने में मंत्री थे उनके व्यापार खतरे मंत्रिमंडल है, में, सुरक्षा खतरे तो में है, क्यों उनको मंत्री बनाया था? धर्म खतरे में नहीं है। आज देश के युवाओं का भविष्य खतरे में है। क्या बात ठीक है, करते हो? ठीक है, समय की क्या कमी है। करो भाई। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा में जो आज विजन 2047 पर सीएम योगी ने नॉन स्टॉप बात रखी, उसको लेकर जहां रोड मैप तैयार किया जा रहा है, जिसको लेकर विपक्षी दल इसे लॉलीपॉप करार दे रही है, वही सत्ता पक्ष इसे 2047 का विजन बता रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आगामी दिनों पर इस विजन पर कितना विवाद कहलाता है। प्राइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।